अपने आप को एआई के साथ जोड़ रही है कि नहीं, इसको आपको देखना है। अगर वो कंपनी का मालिक का जो माइंडसेट है वो पुराने जमाने वाला है तो भैया वो कंपनी भी डूब सकता है और आपका इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी डूब सकता है। तो इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो यूनिक पॉइंट इसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है? अगर इस तरह की कंपनी को आपने खोज लिया है ना, तो भैया ये कंपनी आपको भविष्य में आज की वीडियो में सीखेंगे कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है। वैसा स्टॉक जो स्टॉक हमें भविष्य में काफी अच्छा फायदा दिला सकती है, वैसा स्टॉक्स को खोजने का क्या तरीका होता है और उन स्टॉक्स के अंदर कौन सा क्वालिटी हमें देखना चाहिए। आज की वीडियो में सब कुछ एकदम डिटेल में आसान भाषा में सीखने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है। सबसे पहले एक चीज को समझो, शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक अगर हमें भविष्य में काफी अच्छा पैसा बनाकर देगा तो किस कंडीशन में देगा। मान के चलते हैं कोई भी एक स्टॉक है जो स्टॉक हमें भविष्य में काफी अच्छा पैसा बनाकर देगा, तो ये स्टॉक हमें भविष्य में क्यों और किस कंडीशन में बड़ा पैसा बनाकर देगा। डेफिनेटली ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, अगर भविष्य में काफी अच्छा बिजनेस करती है तभी ये स्टॉक हमें भविष्य में पैसा बनाकर दे सकता है। और अगर ये कंपनी भविष्य में अच्छा बिजनेस नहीं करती है तो उस कंडीशन में ये कंपनी भी डूबेगा और हमारा पैसा भी डूब सकता है। ये सिंपल लॉजिक होता है शेयर बाजार का, इतना तो आप समझते हो। अब अगर हमें शेयर बाजार में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खोजना है ना, तो आपका सबसे पहला जो गोल होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए कि जो भी स्टॉक को आप स्टडी कर रहे हो, खरीद रहे हो, वो स्टॉक का जो बिजनेस है भविष्य में चलना चाहिए। आज कैसा बिजनेस है कैसा नहीं वो मैटर नहीं करता है, वो कंपनी भविष्य में कैसा करेगी, उस कंपनी का भविष्य में कैसा बिजनेस रहेगा, इसी पर निर्भर करता है कि आपका उस कंपनी से पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि आज का जो समय है वो 2025 का समय है। अब अगर आपको 2025 में इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में और अगर आपको उस स्टॉक से काफी अच्छा मुनाफा कमाना है ना, तो आपका जो सोच है वो ऐसा होना चाहिए कि भैया 2030 या फिर 2035 का दुनिया कैसा होगा। 2025 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको 2030 और 35 में ज्यादा मुनाफा कमाना है तो आपका जो सोच है वो 2030 और 35 वाला होना चाहिए कि 2030 और 35 में दुनिया कैसा होगी। अगर दुनिया कैसा होगी 2030 और 35 में, इस चीज को अगर आप एडवांस में सोचकर उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो जो बिजनेस 2030-35 में काफी अच्छा ग्रो करेगी, तो ऐसे में आपका जो स्टॉक है मल्टीबैगर बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज से ठीक 20 साल पहले चले जाओ और 20 साल पहले अगर किसी बंदे ने ऐसा सोचा होगा कि आने वाला जो 20 साल है लोग मोबाइल इंटरनेट पर पूरा पागल हो जाएंगे, मोबाइल इंटरनेट के बिना रह नहीं पाएंगे, और आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाले कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो आज सोचो 20 साल के बाद उनका जो पैसा है कहां से कहां ग्रो कर गया होगा। तो सिंपल यही कहना चाहता हूं कि 2025 का समय है और अगर आपको 2030-35 में काफी अच्छा मुनाफा कमाना है तो 2030 का दुनिया 2035 का दुनिया कैसा होगी, उन्हीं टाइप का बिजनेस को आपको आज के डेट में स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, आज का जो जमाना है पूरा का पूरा टेक बेस वाला जमाना है। हर एक चीज में टेक्नोलॉजी घुस चुका है और आज के डेट में टेक्नोलॉजी का एक बाप भी आ गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी के बाप यानी कि उसका नाम है भैया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हर एक चीज में आज के डेट में घुस चुका है। आप चाहे व्हाट्सएप यूज करते होंगे वहां पर भी एआई आ गया है, आप फेसबुक यूज करते हो वहां पर भी एआई आ गया है, आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने जाओ वहां पर भी एआई आ चुका है। तो हर एक चीज में एआई आ चुका है और आने वाले समय में एआई जो है और भी बाकी सारी चीजों पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, वो जो कंपनी है, वो जो स्टॉक है, क्या वो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रही है कि नहीं, इसको आपको देखना है। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी का जो ओनर है उसका ऐसा थॉट है, उसका ऐसा सोच है कि भैया टेक्नोलॉजी मेरा बिजनेस को नहीं खा सकती है, मेरा बिजनेस, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो रिटेल का बिजनेस करती है। अब अगर कोई कंपनी रिटेल का बिजनेस करती है, रिटेल का बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल होगा, उसमें हर एक चीज मिलता है, जनता आता है, पब्लिक आता है, कस्टमर आता है, उस शॉपिंग मॉल से एक सामान खरीद कर चला जाता है।
अब वो जो रिटेल का ओनर है, रिटेल कंपनी का ओनर है, वो सोचता है कि भैया मेरा तो शॉपिंग मॉल का बिजनेस है, इसमें टेक्नोलॉजी डालकर होगा क्या? यहाँ पर तो कस्टमर आता है, सामान लेकर चला जाता है, इसमें मैं क्या ही टेक्नोलॉजी डालूंगा, इसमें मैं क्या ही एआई डालूंगा, जैसा चल रहा है चलने दो, आज भी अच्छा चल रहा है, भविष्य में भी अच्छा चलेगा। एक तरफ ये एक रिटेल का कंपनी है, उसका ओनर का ऐसा थॉट प्रोसेस है। दूसरी तरफ दूसरा एक रिटेल का कंपनी है, सेम सेम ही बिजनेस करती है, लेकिन इस कंपनी का जो ओनर है, इस कंपनी का जो मालिक है, इसका सोच इससे थोड़ा सा अलग है। ये जो रिटेल कंपनी है, इसका जो ओनर है, ये सोचता है कि आज भले ही मेरा जो रिटेल का शॉप है, इसमें कस्टमर आता है, खरीद कर चला जाता है, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आएगा, लोग और ज़्यादा आलसी हो जाएगा। तो चलो आज तो ऐसा चल रहा है, सही है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करने वाला हूँ। मैं अब होम डिलीवरी भी शुरू करने वाला हूँ। होम डिलीवरी शुरू करने का रीजन ये है कि भैया आने वाले समय में लोग और ज्यादा आलसी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी और ज्यादा जमाना में आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि जिनको मेरे मॉल पर आकर शॉपिंग करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जिनको घर बैठे मेरे रिटेल दुकान का कोई सामान चाहिए वो घर बैठे ऑर्डर करेगा। मैं होम डिलीवरी का भी सर्विस शुरू करने वाला हूँ। तो ऐसे में आपने क्या देखा कि दोनों रिटेल का बिजनेस है, दोनों कंपनी सेम बिजनेस करती है, बस दोनों कंपनी का जो ओनर है उसका जो माइंडसेट है कितना ज्यादा अलग है। ये जो रिटेल कंपनी का ओनर है, ये सोचता है कि भैया मेरा जो बिजनेस है इसमें टेक्नोलॉजी लाकर क्या होगा, आदमी आता है खरीद के चला जाता है, इसमें क्या ही टेक्नोलॉजी लाऊंगा। दूसरी तरफ ये जो ओनर है, ये सोचता है कि भैया आज भले ही आदमी आ रहा है, आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है, बदल जाएगा, और अगर बदल जाएगा तो आदमी आलसी हो जाएगा, घर बैठे लोगों को सब कुछ चाहिए, तो होम डिलीवरी भी शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, जिनको आना है वो तो आके चला जाएगा, सामान खरीद के चला जाएगा। अब जो जिनको नहीं आना है वो भी घर बैठे ऑर्डर करेगा, तो घर बैठे भी ये जो रिटेल कंपनी है इसका फायदा हो जाएगा। तो समझ गए। तो जो भी कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती है, जरूरी नहीं कि वो कंपनी आईटी सेक्टर से है, जरूरी नहीं कि वो कंपनी रिटेल सेक्टर का रहे, किसी भी कंपनी को आप स्टडी करो, वो जो कंपनी है अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रही है कि नहीं, अपने आप को एआई के साथ जोड़ रही है कि नहीं, इसको आपको देखना है। अगर वो कंपनी का मालिक का जो माइंडसेट है वो पुराने जमाने वाला है, तो भैया वो कंपनी भी डूब सकता है और आपका इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी डूब सकता है। दूसरा चीज आपको ये देखना चाहिए कि बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि देखो शेयर बाजार में आप कोई भी बिजनेस को या फिर कोई भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो, वो जो कंपनी है उस कंपनी का अलग अलग कॉम्पिटिटर भी होगा। कॉम्पिटिटर यानी कि वो कंपनी अगर साबुन बेचती है तो साबुन बेचने वाला मार्केट में और भी कंपनी होगा, होगा कि नहीं। तो कोई भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो ना, तो वो जो कंपनी है ना उसका कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि वो कंपनी के अंदर ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो उस कंपनी के बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। मान के चलते हैं कोई XYZ कंपनी है, ये जो कंपनी है ये साबुन बेचती है, ठीक है, मान के चलते हैं। अब साबुन बेचने वाला मार्केट में और भी अलग अलग कंपनी होगा, A B C D अलग अलग कंपनी होगा। अब अगर आप इस कंपनी को खरीद रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो यूनिक पॉइंट इसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। अगर इस तरह की कंपनी को आपने खोज लिया है ना, तो भैया ये कंपनी आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकती है। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान के चलते हैं यहां पर भी हम लोग रिटेल का बिजनेस कैसे एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं एक A नाम का कंपनी है, ये भी रिटेल का बिजनेस करती है, और मान के चलते हैं एक B नाम का कंपनी है, ये भी रिटेल का ही बिजनेस करती है। रिटेल का बिजनेस यानी कि शॉपिंग मॉल टाइप का बिजनेस करती है। अब ये कंपनी भी रिटेल का बिजनेस करती है, ये कंपनी भी रिटेल का बिजनेस करती है। अब बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ये रिटेल का जो बिजनेस करती है, रिटेल का बिजनेस का मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह जगह जगह पे खोलती है। अब अगर किसी भी कंपनी को अपना शॉपिंग मॉल खोलना है तो भैया सबसे पहला चीज क्या है कि भैया उसको जमीन चाहिए, उसको लैंड चाहिए, मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए, तभी ना उस मिट्टी में उस लैंड में कोई भी कंपनी अपना रिटेल का बिजनेस कर पाएगी। अब मान के चलते हैं ये जो A नाम का रिटेल का बिजनेस करती है, A नाम का कंपनी है, इस कंपनी का जहां जहां भी अपना शॉपिंग मॉल है, जहां जहां भी अपना रिटेल का बिजनेस करती है, वो जो मिट्टी है, वो जो लैंड है, वो लैंड उसका खुद का है, ओन लैंड है। जिस जिस मिट्टी में वो कंपनी वो रिटेल का बिजनेस करती है वो मिट्टी उस कंपनी का खुद का है। दूसरी तरफ दूसरा जो रिटेल कंपनी है उसका जो लैंड है, उसका जो मिट्टी है वो भैया रेंट पे है, उसका खुद का लैंड नहीं है, खुद का मिट्टी नहीं है, वो किसी और का मिट्टी में रेंट पे अपना जो शॉपिंग मॉल है वो खड़ा करके बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना,
ये भी रिटेल का बिजनेस करती है, ये भी रिटेल का बिजनेस करती है। मान के चलते हैं ये जो कंपनी है पूरे साल में 100 करोड़ रुपया कमाती है। मान के चलते हैं ये जो सेम कंपनी है ये भी पूरे साल में धंधा करने के बाद 100 करोड़ रुपया कमाती है। अब जबकि दोनों कंपनी सेम पैसा कमा रही है, लेकिन एट द एंड अपने जेब में ज्यादा पैसा कौन सा कंपनी लेकर जाएगा? एट द एंड अपने जेब में ज्यादा पैसा ये वाला कंपनी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 100 करोड़ का सेल तो किया, लेकिन एक्सपेंस यानी कि खर्चा उर्चा करने के बाद कंपनी के हाथ में बचेगा 80 करोड़ रुपया। और दूसरी तरफ ये कंपनी ने जो 100 करोड़ का सेल किया, खर्चा उर्चा करने के बाद इस कंपनी के हाथ में कितना बचेगा? देखा गया कि भैया 50 करोड़ रुपया बचेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो अलग अलग जगह दूसरों का मिट्टी पे रेंट लेकर रिटेल का बिजनेस खोला है, उसको रेंट भी तो चुकाना है। तो उस कंपनी का जो एक्सपेंस है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 100 करोड़ का भले ही कंपनी ने सेल कर दिया, लेकिन एक्सपेंस खर्चा ज्यादा होने की वजह से कंपनी का जो जेब में पैसा गया वो 50 करोड़ रुपया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनी ने भी 100 करोड़ का धंधा किया, लेकिन खर्चा इस कंपनी का उतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस कंपनी का जिस मिट्टी पे अपना शॉपिंग मॉल था वो मिट्टी इस कंपनी का खुद का था, तो उसको तो रेंट नहीं देना पड़ा। तो एक्सपेंस जो है इस कंपनी का काफी ज्यादा कम हो गया, जिसके वजह से ये जो कंपनी है ये 80 करोड़ रुपया घर लेके गया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो भी कंपनी को आप देख रहे हो और अगर उस कंपनी से आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि ये कंपनी हमें भविष्य में काफी अच्छा पैसा बनाकर देगा, तो यूं ही नहीं देगा। उस कंपनी के अंदर अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अगर वो कंपनी के अंदर कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट है जो यूनिक पॉइंट उसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तभी तो वैसा कंपनी आपको भविष्य में काफी अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। ऐसे ही नहीं बनता है, कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट होगा तभी ना आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। और अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तीसरा क्वालिटी आपको देखना चाहिए कि वो जो कंपनी है वो बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है कि नहीं। स्केलेबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं एक टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है, एक टेक का कंपनी है, और ये जो टेक का कंपनी है ये अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है, जो बिजनेस कर रही है, वो दिल्ली में कर रही है। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि ठीक है ये कंपनी टेक का कंपनी है, दिल्ली में बिजनेस कर रही है और दिल्ली में बिजनेस करके ये कंपनी साल का 10 करोड़ रुपया कमाती है। अब स्केलेबल का मतलब ये है कि अब तक तो ये कंपनी दिल्ली में बिजनेस कर रही है, अब तक तो पूरा दिल्ली इस कंपनी के अंडर में आ चुका है, लेकिन ये कंपनी अब दिल्ली से आसाम में भी अपना टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो खोलना चाहती है, करना चाहती है। ये कंपनी आसाम से अब मुंबई में भी अपना टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो खोलना चाहती है, करना चाहती है। तो ये जो कंपनी अपने अपने आप को अलग अलग जगह पे एक्सपेंशन कर रही है, अब तक दिल्ली में बिजनेस कर रही थी, अब दिल्ली को तो इस कंपनी ने पूरा कैप्चर कर लिया, अब आसाम को भी कैप्चर करना है, मुंबई को भी कैप्चर करना है, अलग अलग स्टेट को कैप्चर करना है। ये जो अलग अलग जगह कंपनी कैप्चर करना चाहती है, इसी को बोला जाता है स्केलेबल कंपनी, स्केलेबल बिजनेस। तो शेयर बाजार में अगर हमें किसी भी स्टॉक से भविष्य में ज्यादा मुनाफा कमाना है तो हमें हमेशा स्केलेबल कंपनी को ही स्टडी करना चाहिए। अगर कोई कंपनी का बिजनेस जो है वो फैलने वाला बिजनेस नहीं है, मान के चलते हैं ये जो कंपनी है अब तक दिल्ली से 10 करोड़ रुपया कमाती थी, अब आसाम में बिजनेस करेगी, यहां से कम 5 करोड़ तो कमाएगी। यहां पे क्या हुआ? कंपनी का ग्रोथ हुआ। अब तक कंपनी दिल्ली में 10 करोड़ रुपया कमाती थी, अब मुंबई में कम से कम 7 करोड़ रुपया तो कमाएगी। ये क्या हुआ? कंपनी का ग्रोथ हुआ। ग्रोथ कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी ने खुद का बिजनेस को फैलाया। स्केलेबल बिजनेस इसको बोला जाता है। अब अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंपनी का जो बिजनेस है वो स्केलेबल बिजनेस नहीं है, उस कंपनी का जो बिजनेस है वो फैलने लायक बिजनेस नहीं है, तो वैसा कंपनी ज्यादा दिन तक हमें ज्यादा पैसा कमाकर नहीं दे पाएगी। अगर वो कंपनी का बिजनेस फैलने लायक ही नहीं है तो जहां तक है वहीं तक रह जाएगी, तो उस कंपनी का जो ग्रोथ है एक समय के बाद पूरा रुक जाता है। तो कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगी तो कंपनी का जो शेयर में ग्रोथ है वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंपनी जो भी काम करती है, जो भी बिजनेस करती है, फैलने लायक बिजनेस है तभी भविष्य में बड़ा पैसा बनेगा। फैलने लायक बिजनेस नहीं है तो कितना भी आप स्टडी कर लो, कितना भी अच्छा कंपनी रहे, वो कंपनी भविष्य में उस कंपनी का ग्रोथ रुक ही जाएगा। अगला चीज हमें देखना चाहिए, ऐसा कंपनी देखिए जिस कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार 20 से 25% से ग्रो कर रही है। देखिए अगर हमें शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक से भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाना है तो वो जो स्टॉक है, वो जो कंपनी है
कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो करेगा तभी ना वो स्टॉक का प्राइस भी भविष्य में ग्रो करेगा। अगर कंपनी का बिजनेस ही ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका कहाँ होना चाहिए कि वो जो कंपनी है, उस कंपनी का जो बिजनेस है, उसका जो ग्रोथ है कम से कम 20 से 25% हर साल का होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, लेकिन ध्यान रहे बिजनेस का जो ग्रोथ है उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान के चलते हैं कोई ये कंपनी है, आपने देख लिया कि भैया 20% ग्रो कर लिया, लेकिन देखा गया कि पिछले 10 सालों में एक साल ही कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया, बाकी का जो 9 साल है कंपनी माइनस में था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ एक या दो मैच में 100 रन बनाने वाले को वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलती है। लगातार अच्छे रन जो प्लेयर बनाता है वही वर्ल्ड कप खेलता है। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट का कोई भी प्लेयर अगर किसी एक मैच में या फिर 2 मैच में सेंचुरी मार दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस प्लेयर को वर्ल्ड कप में जगह मिल गया, बल्कि उसके जगह दूसरा एक प्लेयर है जो प्लेयर हर मैच में 30 रन 40 रन 30 रन 40 रन कंसिस्टेंसी के साथ मार रहा है। तो दूसरा जो प्लेयर है उस प्लेयर का काफी ज्यादा चांसेस है कि वो प्लेयर वर्ल्ड कप खेलेगा। ठीक है, तो एक मैच में 2 मैच में अच्छा रन कर दिया और एक साल में 2 साल में किसी कंपनी ने अच्छा बिजनेस दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छा हो गया। उस कंपनी का जो ग्रोथ है, उस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज क्या है कि फ्यूचर में पोटेंशियल भी होना चाहिए, यानी कि कंपनी ने पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब कंपनी का फ्यूचर में और कितना पोटेंशियल है कि फ्यूचर में और कितना परफॉर्मेंस अच्छा देगी, इस पर भी आपको नजर टिका के रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, ये 4 चीज आपको जरूर देखना है। सबसे पहला सेल्स ग्रोथ देखना है, पिछले कम से कम 10 सालों का सेल्स ग्रोथ देखना है कि पिछले 10 सालों से कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो कितना % से बढ़ रही है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखना है कि पिछले 10 सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना % से बढ़ रहा है। उसके बाद स्टॉक का CAGR देखना है कि वो जो कंपनी का स्टॉक है वो पिछले 10 सालों में कितना % से बढ़ रहा है। और आखिरी में आपको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो पिछले 10 सालों से कितना % से बढ़ रहा है। ये चारों चीज अगर आप पिछले 5 साल 10 सालों का डेटा देख लोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ये सब जो डेटा है किसी भी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड भी बता देता है कि पास्ट में कंपनी का कैरेक्टर कैसा था, पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सारा चीज देखे बिना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एंड आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पब्लिक लूजिंग स्टेक सीक्रेटली। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर चेक करते हो और आप अगर ये देखते हो कि उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक का हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, काफी सीक्रेट तरीके से उस कंपनी का जो शेयर है वो पब्लिक बेचते ही जा रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी भी कंपनी का जो स्टेक है, किसी भी कंपनी का शेयर है, अगर पब्लिक बेचते जाएगा तो खरीदेगा कौन? बाकी बचा हुआ 3 लोग ही खरीदेगा, या तो प्रोमोटर खरीदेगा, या तो FIS खरीदेगा, या फिर DIS खरीदेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी का शेयर पब्लिक सीक्रेट तरीके से बेचते ही जा रही है और उस कंपनी का जो शेयर है वो प्रोमोटर, FIS, DIS ये तीनों लोग चुपके चुपके खरीद रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो कंपनी है उस कंपनी में भविष्य में कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का इंटरनल चीज, किसी भी कंपनी का अंदर कुछ अच्छा चल रहा है या फिर गड़बड़ चल रहा है, ये चीज सबसे पहले कंपनी का प्रोमोटर को पता चलता है, उसके बाद FIS, DIS को पता चलता है। तो ये तीनों लोग अगर सीक्रेट तरीके से चुपके चुपके पब्लिक से माल खरीद रही है ना, तो भैया उस कंपनी के ऊपर हमारा नजर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात किया कि अगर हमें शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाना है तो हमें हमेशा वैसा ही कंपनी को देखना चाहिए जो कंपनी टेक बेस्ड कंपनी हो। अब टेक बेस्ड कंपनी का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी वाला कंपनी हो। टेक बेस्ड कंपनी का मतलब ये है कि वैसा कंपनी जो कंपनी अपने धंधे में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ रही है। और एडवांस टेक्नोलॉजी आज के समय में क्या आ चुका है, AI आ चुका है। ऐसा कंपनी जो कंपनी AI के साथ अपने आप को जोड़ रही है और भविष्य के बारे में सोच रही है, ऐसा कंपनी ही भविष्य में हमें अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने क्या बात किया, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि हमें हमेशा वैसा बिजनेस को देखना चाहिए जिस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट है जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। जो हमने रिटेल का बिजनेस का एग्जाम्पल से समझा ना कि एक रिटेल का कंपनी है जिसका जो मिट्टी है, लैंड है, वो
खुद का है, लेकिन बाकी जो रिटेल का कंपनी है उसका जो लैंड है वो रेंट का है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर किसी कंपनी के अंदर है तो वो कंपनी भी हमें बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है। स्केलेबल कंपनी देखना चाहिए, यानी कि ऐसा कंपनी जो कंपनी का बिजनेस फैलने लायक है वैसा ही बिजनेस को हमें देखना चाहिए। उसके बाद ग्रोथ कम से कम 20 से 25% का होना चाहिए और उस ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद पब्लिक लूजिंग स्टेक सीक्रेटली, अगर किसी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक का जो स्टेक है धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वो जो स्टेक है FIS DIS और अगर प्रोमोटर खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ उस कंपनी में हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़ा धमाका हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क पर करें। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।